हमने बेसिक्स स्टार्ट करनी है, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक्स। लिखें जी, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। बेसिक्स ये पेपर में नहीं आनी, लेकिन ये सारे अगले चैप्टर्स में यूज होनी है। और ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह मैं करवाना चाहता हूं वैसे नहीं पढ़ी हुई, तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपको नहीं आती। वैसे आती होगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताना चाह रहा हूं। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक्स। अच्छा जी, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाएं कि हमने क्या क्या बातें बेसिक्स में डिस्कस करनी है। फ्लो चार्ट आपको एक ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू देगा, फिर उसके बाद उसमें एक एक पोर्शन ओपन करते जाएंगे। जी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट बेसिक्स ऑफ सीएमए में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हाँ जी, सबसे पहले लिखें बेटा, बेसिक्स ऑफ सीएमए में सबसे पहले आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स लिखनी है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो चार्ट बना ले। फ्लो चार्ट का मतलब होता है ये इस तरह एरो शेरो ये। तो पहला ये फ्लो चार्ट है, माइंड मैप कह दें, फ्लो चार्ट कह दें। पढ़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ फ्लो चार्ट में कंटेंट्स आइडेंटिफाई होंगे। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़नी है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आपकी मर्जी, आप लेक्चर किसी तरह से भी लिखे, मेरी पाबंदी कोई नहीं है। मैं वैसे फ्लो चार्ट्स में लेक्चर लिखने को और पढ़ाने को पसंद करता हूँ, उससे रिटेंशन बढ़ जाती है। बचपन में जब आपने ए फॉर एप्पल पढ़ा था तो आपको ए की शक्ल नहीं आती थी, सिर्फ वो एप्पल देख देख के आपने पहचाना कि ये जो गोल गोल लाल रंग का है, इसके साथ जो लेटर लिखा होगा दैट वुड बी ए। तो ये असल में हमारा माइंड इमेजेस स्टोर करता है, इमेजेस स्टोर करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ सीएमए। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? एक तो आई कैप का पेपर पास करना मजबूरी है ना, रियल लाइफ के लिए क्या इसका मकसद है? पर्पस ऑफ सीएमए। जी बेटा, इधर उधर नहीं देखना, आ जाए पढ़नी क्लास तो आ जाए जी। सबसे पहले हमारा जो पहला है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे बात करेंगे। इसके बाद पर्पस क्या है? कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने का मकसद क्या है? पर्पस ऑफ सीएमए। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ के आए हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, और ये जो अब आप पढ़ रहे हैं सीएमए, इनके मूड में क्या डिफरेंस है? अगर आपको ये मूड का डिफरेंस ना पता चला तो आपकी गलत उम्मीदें लगा लेंगे इस सब्जेक्ट से। मैं नहीं चाहता पहले दिन ही गलत उम्मीदें लग जाएं। तो इसीलिए ये पेपर में कुछ नहीं आना, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट के बारे में आपकी डाउट्स को क्लैरिफाई करेगा। समझ आ रही? यानी हमारी बाउंड्रीज तय कर देगा कि इससे बाहर नहीं जाना और इससे बिल्कुल इसके अंदर भी नहीं रहना कि थोड़ा फैला फूला भी है। जी ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? इसके बाद हम आगे बात करेंगे सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस। यहां से ज़रा काम थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। सेल प्राइस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ट्रेडिंग बिजनेस में? सेल प्राइस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है फॉर ट्रेडिंग बिजनेस और फॉर मैन्युफैक्चरिंग? मैं मूव कर रहा हूं तो मसला तो कोई नहीं है, तो अभी ये मजबूरी है। हाँ जी। इसके बाद आगे बीच में ये मेन है, इसमें प्रैक्टिस भी है, बहुत कुछ है। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं? फिक्स कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये हमारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में से ली गई हैं, बोरो की गई हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यानी आपको मैं डाटा दे दूं, मैं आपसे को पहचानो इसमें से कौन सी फिक्स है और कौन सी वेरिएबल है या कौन सी सेमी वेरिएबल है, सारा मिक्स मुक्स करके डाटा दे दूं और मैं कहूं चलो बताओ बेटा इसको पढ़ के इसमें से फिक्स कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, तो आप में से अभी मैं दे दूं तो आप में से कुछ लोग गेस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको असूल इकोनॉमिक्स में जो पढ़े हैं वो सिर्फ वहाँ पेपर पास करने के लिए थ्योरेटिकल था। हमारा यहाँ पे नंबर से पहचानना होता है, नंबर्स के थ्रू पहचानना होता है। इसीलिए फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल को पहचानने के दो नुस्खे हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। वो दो तरीके को जानेंगे, या वॉल्यूम के ज़रिए, थ्रू वॉल्यूम, या थ्रू नेम्स, नामों के ज़रिए। कुछ नाम रट्टे लगा लेंगे, ये रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। असल तरीका ये है थ्रू वॉल्यूम। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पहचानेंगे कैसे? मैं आपके सामने 5 खर्चे लिख दूं और मैं उन खर्चों में कहूं इसमें से फिक्स वाले खर्चे अलहदा कर दें, वेरिएबल वाले खर्चे अलहदा करें, तो एज एन अकाउंटेंट आप कैसे करोगे बेटा? तो ये हम सीखेंगे इसमें। अच्छा, इकोनॉमिक्स पे पढ़ा हुआ है लेकिन वहाँ थ्योरेटिकली पढ़ा है, यहाँ इसके अलावा नेक्स्ट जब आएंगे तो आखिरी बात हम कर रहे होंगे कि ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, इसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स्ड एक्सपेंसेस का होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल एक्सपेंसेस का इकट्ठा होता है। यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट। यानी कुछ हिस्सा फिक्स होता है बेटा इसमें और कुछ हिस्सा क्या होता है, वेरिएबल। जब आपका वापडा का बिल आता है ना, बिजली का बिल, उस बिजली के बिल में मीटर का रेंट होता है, उस बिजली के बिल में कुछ फिक्स टैक्सेस होते हैं, बाकी ऊपर आपने जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं उस यूनिट के कंजम्पशन के हिसाब से आपकी असल बिजली की कीमत भी होती है। इसी तरह जब टेलीफोन का बिल आता है पीटीसीएल वाला, तो उसमें भी लाइन रेंट होता है, पीटीवी की फ़ीस होती है, पता नहीं वो बिजली के बिल में किसमें, नहीं वो बिजली के बिल में शायद। पीटीवी देखता दुखता कोई नहीं, लेकिन पीटीवी की फ़ीस आपको देनी पड़ती है, वो बिजली के बिल में है। तो वो फिक्स पेमेंट्स देनी है, चाहे आपके टीवी है या नहीं है। इवन मस्जिद के बिल में भी लग के आती है टीवी फीस, पीटीवी फीस। पढ़े जाके बिल देखें कभी आपको नज़र आए तो। ये आपका क्या नाम है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स पोर्शन अलहदा करना पड़ता है और वेरिएबल पोर्शन क्या करना पड़ता है। तो ये आखिरी टॉपिक है, यहाँ हमारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाती है। इधर रख दें अभी मेरे पास नोट्स, मुझे ही दे दें फिलहाल, अभी यहाँ रख दें। सेपरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेमी वेरिएबल कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट। ले जी, ये सारा बेसिक्स का टॉपिक है। बीच में छोटी छोटी एग्जांपल आएंगी जो मेरी सेल्फ क्रिएटेड है। आई कैप की कोई एग्जांपल इसमें नहीं है। हाँ, आई कैप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में से शायद कोई चोरी चोरी की हो हमने, लेकिन वो आपको कहाँ याद होगी, और हमें क्या याद होनी भी नहीं चाहिए बस। यानी इसमें से अभी तक हम आई कैप की सीएमए की किताब में से कुछ भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये आपको बेस देगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये 3 चीज़ें हैं, ये 1 2 3, इन्होंने बार बार इस्तेमाल होना है और बार बार आप गलतियां करेंगे। मैं कहूँगा यार बार बार बेसिक पढ़ो भाई, ये बेसिक जाके पढ़ो, बेसिक वाला लेक्चर रिवाइज करो, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना फिजिकल वालों को, वीकेंड्स पे मिलेगी। हाँ तो बस ठीक है, कोई नहीं, जब भी कोई मसला हो तो वीकेंड पे वो रिकॉर्डिंग सुन लें। अव्वल तो कोशिश करें फिजिकल। कॉस्ट रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन धोखा है, इस धोखे में जो भी आया है
वो प्रॉब्लम का शिकार है। वैसे भी नई स्कीम आ रही है, मैं बता दूं, नई स्कीम में ये मुश्किल हो रहा है पेपर, तो फ़ायदा क्या है ऐसे पंगा लेने का, देसी ज़बानें बोलता हूँ मैं, तो ज़रूरत कोई नहीं ऐसे जज्बाती होने की। वो खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसमें इससे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। जितनी आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना 30 से 40 नंबर की, वहाँ 60 से 70 नंबर की आ जानी है। तो क्या ज़रूरत है इतने मुश्किल पेपर में घुसने की, अभी पढ़ो। पहली और आखिरी अटैम्प्ट है ये आपकी कॉस्ट की, ये सोच के कश्तियाँ जला के हैं, ये नहीं है कि दोबारा दे दूंगा दे दूंगी, ये हो गया वो हो गया। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है, कोई मसला नहीं, छोड़ना नहीं, मेरे पास आ जाए, मैं आपको एक प्लान दे दूंगा, आप उस प्लान पे चलें, पेपर में बैठना है, फाइट करना है और पास करना है, जान छुड़ाएं। क्या ज़रूरत है ऐसे परेशान हो के, कोई ये इस पे ना रहें कि नई स्कीम आसान है मुश्किल है, जो भी है, लेकिन ये पेपर कंपैरेटिवली क्या होने जा रहा है, मुश्किल होने जा रहा है, हमें अभी नज़र आ रहा है। क्योंकि जो इससे पुरानी स्कीम थी उसमें ये पेपर जिस लेवल पे स्टाइल पे था वो लेवल दोबारा अचीव करेगा या उसको भी क्रॉस करेगा, लेकिन उस वक्त फाइनल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, अब फाइनल में से भी उड़ा दिया हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब आप देख लें, कल भी शायद मैंने कहा है अलिफ से ये तक इधर ही पढ़ानी है उन्होंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कोई सब्जेक्ट सीए प्रोफेशन में नहीं है। आ जाए जनाब। बिजनेस कितनी तरह के होते हैं, तो बेटा 3 तरह के बिजनेस होते हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। 3 तरह के बिजनेस होते हैं, अपने काम के एतबार से 3 तरह के बिजनेस होते हैं। ये सोल्ड प्रोप्राइटर पार्टनरशिप नहीं बता रहा मैं, वो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी नेचर ऑफ वर्किंग के हिसाब से 3 तरह के बिजनेस होते हैं जी। एक होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ट्रेडिंग। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और एक होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, 3 तरह के इदारे होते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अब आपने इस फ्लो चार्ट के नीचे गंद नहीं मचाना, आप एक एक टॉपिक नीचे लिखते जाएं और उसका फ्लो चार्ट बनाते जाएं। मतलब आप इसके आगे खिचड़ी ना पकाएं, बस आपने ये पकड़ना है, नीचे हेडिंग दें और इसका फ्लो चार्ट बना लें, फिर दूसरा पकड़ें उसके पॉइंट्स। मैं चाहे इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, आपने अलहदा, नहीं तो आपका वो लेक्चर बहुत ही गंदा मंदा सा बन जाएगा क्योंकि पेज छोटा है आपका। तो ट्रेडिंग, दूसरा कौन सा बचे, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जी जनाब, ट्रेडिंग इदारा क्या करता है, किसी जगह से लेता है और उसी को आगे बेचता हाँ जी बिल्कुल, बनी बनाई रेडीमेड चीज खरीदता है, ये बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं ऑफ रेडीमेड प्रोडक्ट्स। इन्होंने खुद बनाना कुछ नहीं होता, बनी बनाई चीज लेनी है और बेच देनी है, यानी ये खरीदने बेचने का काम है। बनी बनाई चीज ली और आगे बेच दी, बनी बनाई चीज खरीदी और आगे बेच दी, बनी बनाई चीज खरीदी और बेच दी। तमाम मेडिकल स्टोर्स इसमें आ जाएंगे, तमाम जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, कौन से स्टोर हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। यही करते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर, शैम्पू है वो रख के बेच रहे हैं, साबन है वो रखा हुआ है बिक रहा है, डबल रोटी रोज आती है रोज बिक जाती है, समझ आ रही है। तमाम मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या घर के करीब भी कोई परचून की दुकान है, वो ट्रेडिंग इदारे हैं, समझ आ रही है। तो ट्रेडिंग इदारे बनी बनाई चीज़ लेते हैं और बेच देते हैं, समझ आ रही है। और भी एग्जाम्पल हैं, अब मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं बात करना चाह रहा। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इदारे क्या करते हैं, जी भाई जनाब बताएं। हाँ जी, ये इदारे क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल पहले परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट खुद बना के फैक्ट्री में, फिर आगे उसको सेल करते हैं। मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाई, फैक्ट्री में बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाई और बेच दी, मटेरियल खरीदा, प्रोडक्ट बनाई बेच दी,
मटेरियल खरीदा, प्रोडक्ट बनाई, बेच दी, मटेरियल खरीदा, प्रोडक्ट बनाई और बेच दी। जैसे अभी मैं मिसाल ले रहा था, डॉन ब्रेड या बनीज ब्रेड, वो डबल रोटी खाते हैं जो हम सुबह नाश्ते में, वो कोट लखपत में फैक्ट्री है उसकी, डॉन ब्रेड सुना होगा आपने। डॉन के बंद भी खा रहे हैं और उसके केक शेक भी खा रहे हैं, कश्ती के, ये वो मिसाल दे रहा हूँ। तो ये छोटी मोटे इदारे हैं, समझ आ रही है आपको। इसी तरह यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, समझ आ रही है, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल है। तो यूनिलीवर के पता नहीं कितने शैम्पू हैं, कितने साबुन है, लक्स ये वो पता नहीं 700 किस्म के, आपस में ही आपको लगता है डिफरेंट है, पीछे कंपनी रैपर पे देखें तो यूनिलीवर है, आपस में अपने साबुनों की कंपटीशन करा रहे हैं, ठीक है। किसी ऐड में कोई मॉडल के साथ, किसी में कोई। तो ये डॉन ब्रेड बनाने वाला इदारा, डालडा घी बनाने वाला इदारा, ये सारे कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग इदारे हैं। तमाम आपके प्रोड्यूसर, इवन जो लैपटॉप्स बनाने वाले HP और इसी तरह आपका लेनोवो, डेल, ये IT सारी कंपनी, डेल, ये सारे ये मैन्युफैक्चरर हैं। इवन गारमेंट्स बनाने वाले भी, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाले इदारे, टेक्सटाइल मिल वगैरह, ये सारे, शुगर मिल हैं, सीमेंट बनाने वाले, ये सारे कौन है? मैन्युफैक्चरर। दोनों में से किसका साइज बड़ा होता है? साफ सी बात है, कॉमन सेंस है। मैन्युफैक्चरिंग इदारा ट्रेडिंग और इवन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में साइज वाइज, स्केल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज हैं, रीजन वाइज, कितने बड़े रीजन को कवर कर रहे हैं आप, एरिया को कवर कर रहे हैं, ये बड़ा होता है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है सर जी बेटा। रेस्टोरेंट्स भी इसी में आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स वो तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं। वो कॉम्बिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग का और इसका, उनका ज़्यादा काम सर्विस है, चाहे जैसे मर्जी वो बनाएं। कढ़ाई बनी है लेकिन मज़ेदार नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे कढ़ाई है, आप कहेंगे यार फ़ायदा ही कोई नहीं, ये रखें अपनी कढ़ाई में चल रहा जी। तो वहाँ पे आप सर्विस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो वैसे ना वो खिचड़ी टाइप है, वैसे उसको हम होटल को, हॉस्पिटल को, रेस्टोरेंट को, इनको ज़्यादातर वैसे क्लासीफाई करते हैं सर्विस इदारों में, सर्विस में, ठीक है। तो सर्विस इदारे क्या करते हैं? दे प्रोवाइड सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विसेज। ये इदारा आपने डिबेटेबल इदारा पकड़ लिया है, ये लोगों की डिबेट है, ये अभी भी डिबेट चल रही है आजकल दुनिया में, इनको मैन्युफैक्चरिंग कहें कि सर्विस कहें। तो वैसे ज़्यादातर लोग जो गुरु है ना, मैनेजमेंट के गुरुज, वो कहते हैं यार इसको सर्विस में डालो, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कस्टमर लूज़ करेगा और वो खुद नहीं, वो कहेगा बट कढ़ाई की कढ़ाई का वो मज़ा नहीं है जो पहले था। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू इट्स क्लाइंट्स, ये प्रोडक्ट में डील नहीं करते। तो हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तमाम ऑडिट फर्म्स। अब आप ऑडिट फर्म्स का काम देख लें, या वो ऑडिट का काम करेंगे या अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हैं, टैक्स की सर्विसेज भी देते हैं बेटा, ठीक है। जितनी भी ऑडिट फर्म है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अकेडमियाँ कुडमियाँ जितने भी हैं इदारे, इवन ये स्कैन्स इज आल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर। हमारी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस इदारा ना होने के बराबर है। एक चैप्टर के अंदर एक फार्मूला छोटा सा है, बहुत छोटा सा एक फार्मूला है बस। ट्रेडिंग का इदारा कुछ जगह पे आएगा, मतलब कुछ चैप्टर हैं जिनमें मैं कहूँगा यार ये ट्रेडिंग के लिए करोगे तो कैसे। असल में जो कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होनी है मेनली, ये बहुत थोड़ा है, बहुत लिटिल बिट इस्तेमाल है। असल में जो आपका इस्तेमाल हो रहा है वो किसका होना है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपने CMA को इस्तेमाल करना है, तो हमें ज़्यादा डाटा किसका मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग का मिलेगा, और उसमें मटेरियल ये वो सब कुछ होगा। बात समझ आ रही है आपको? आगे चले नेक्स्ट। CMA को पढ़ने का पर्पस क्या है? उससे पहले अगर हम आए जी, CMA को पढ़ने का पर्पस क्या है? चलो पढ़ लेते हैं ये, फिर हम आगे आते हैं। CMA को पढ़ने का पर्पस क्या है? क्यों पढ़ेंगे आप सब्जेक्ट? इसकी क्या वजह है? अब मैं ये बातें सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, इसको पढ़ने का क्या पर्पस है? तो सबसे पहला पर्पस क्या है? जो प्रोडक्ट आप बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, एक यूनिट की कॉस्ट निकालना। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है? एक यूनिट की अकाउंटिंग करना। जो आप FR पढ़ते हैं ना, वो पूरे बिजनेस की टोटलिटी की अकाउंटिंग है, एक यूनिट की अकाउंटिंग नहीं कर रहे वो आप।
तो सीएमए का पर्पस क्या है जी? पहला पर्पस क्या है? हाँ जी, एक यूनिट जो फैक्ट्री में बन रहा है, मैं सारी गुफ्तगू अब इसकी करूंगा मैन्युफैक्चरिंग की, अपनी मैंने गुफ्तगू को समेट के इस तरह ले जाना है। हाँ जी, एक इदारे में जो प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट कितने का बन रहा है, एक यूनिट, ये मार्कर एक कितने का बन रहा है, इसकी कॉस्ट निकालना मकसद होता है। दूसरा मकसद होता है प्रोडक्ट की सेल प्राइस पर यूनिट का तयन करने में। ये सब्जेक्ट हमें बहुत नॉलेज देता है, बल्कि इधर ही ज़्यादा देता है, इसमें तो सिर्फ प्रॉफिट जमा करोगे तो आ जाएगा। तीसरे नंबर पर ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या सिखाता है? ये इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना सिखाता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाता है। अब जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फिर मैं ट्रेडिंग को बीच में जबरदस्त आ रहा हूँ, ट्रेडिंग और दूसरा कौन सा है? वैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग आना है पेपर में, हमें कौन सा आना है? लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अवेयरनेस, हाँ भी बताओ भाईजान, आपकी बारी है ना। ट्रेडिंग बिजनेस में कौन कौन सी इन्वेंट्री होती है और मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी इन्वेंट्री होती है, बताएं बैठ के आराम से तसल्ली से। पता है ठीक है, नहीं तो क्या नहीं सर। रेडीमेड प्रोडक्ट्स ही होंगे और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की और फाइनल गुड्स की। हाँ तो इधर भी वही कहते हैं, रेडीमेड गुड्स की इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहते हैं, या खाली गुड्स इन्वेंट्री कह दो, ठीक है, वो यानी रेडीमेड कह दो, ठीक है, बात गलत नहीं है। तो इधर एक इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स की, इधर तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की, फिनिश गुड्स की। यहाँ कितनी इन्वेंट्री है? एक ही, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। यहां तीन तरह की इन्वेंट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। जी बेटा आपकी बारी है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या होती है? जो यूज्ड पोर्शन है रॉ मटेरियल का, नहीं वो तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या है वो आप सही बता रहे हो। रॉ मटेरियल क्या है? मसलन मैंने ये शलवार कमीज सीनी है, कपड़ा रॉ मटेरियल। मैं रॉ मटेरियल की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ मटेरियल इन्वेंट्री क्या होती है। यूज्ड वाला क्या अनयूज्ड वाला? हाँ ये कहना है। आप जितना भी मटेरियल खरीदते हैं ना उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट पे लग गया उसको कहते हैं यूज्ड मटेरियल। कौन सा मटेरियल? वो तो इसके अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। और जितना यूज नहीं हुआ उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो लिख लें जी, मटेरियल इन्वेंट्री क्या होती है? अनयूज्ड पुर्जे, अनयूज्ड पार्ट्स, कंपोनेंट्स और रॉ आइटम्स। अनयूज्ड पार्ट्स, कंपोनेंट्स भी पुर्जे होते हैं, या रॉ आइटम्स। जैसे अगर हम ट्राउज़र बना के बेचते हैं, ट्राउज़र सीसी के बेचते हैं, तो ट्राउज़र का अपना कपड़ा होता है, स्टफ एक ख़ास किस्म का, धागा होता है, उसके अलावा बुकरम शुक्रम हो सकता है, तीन चार मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो वो ठीक है, ये रॉ मटेरियल अनयूज्ड जितना पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल इन्वेंट्री। और ये अनयूज्ड पोर्शन पड़ा कहाँ पे होता है भाईजान? ये जो यूज्ड अनयूज्ड पोर्शन है कहाँ पड़ा होता है? कहाँ पड़ा होता है? दरवाजे पे पड़ा होगा, मेरे घर में पड़ा होगा। गोदाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल स्टोर रूम। रॉ मटेरियल का स्टोर रूम, याद रखें, ये स्टोर रूम अलहदा होता है, ये अलहदा होता है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल स्टोर रूम। ये फैक्ट्री में होता है, नहीं भी रियल लाइफ में होता है। हमारी किताबें ये ज्यूम करती हैं कॉस्ट में कि इसका जो स्टोर है वो कहाँ पड़ा हुआ, कहाँ है मौजूद? फैक्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग है 2-2.5 कनाल की, उसके अंदर है। तो ये फैक्ट्री में होता है।
रॉ मटेरियल स्टोर, यानी इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये कहाँ पड़ा होता है, रॉ मटेरियल का स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम को वेयर हाउस भी कहते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल का स्टोर रूम फैक्ट्री में होता है। ये सारी आपको जनरल नॉलेज दे रहे हैं, वैसे रियल लाइफ में तो जिधर मर्जी पढ़ा हो हैं, चाहे दूसरे इलाके में दूसरे मुल्क में पढ़ा हो, हमारे किताब ये नहीं ज्यूम करती। हमारी किताबें ज्यूम क्या करती हैं, किताबें कहती हैं कि ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा होता है जहाँ इसने प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होना है, ताकि फटाफट निकालो स्टोर से और इस्तेमाल कर लो। ठीक है, कहाँ पड़ा होता है, फैक्ट्री में एक स्टोर रूम होता है रॉ मटेरियल का, ये वहां पड़ा होता है। जितना यूज हो गया वो नहीं, जितना अनयूज रॉ मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस, सॉरी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ठीक है, ये क्या होती है भाईजान, बस आपकी बारी खत्म होगी, सारा तुझे दसना पाए जी। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है, इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के यूनिट्स ही हैं, जो मुकम्मल हो गए वो फिनिश गुड इन्वेंट्री है, जो अभी नामुकम्मल है, कमीज सीधी है शलवार सिलनी बाकी है अभी, ठीक है, या कमीज शलवार सिल गई है उस पर बटन लगने बाकी हैं, इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के यूनिट्स होते हैं ये, प्रोडक्ट के नामुकम्मल यूनिट्स हैं, समझ आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस। तो लिख लें, इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं लेकिन थोड़े नामुकम्मल हैं। हर दफा मैं यही मिसाल देता हूँ, शलवार सी ली है, कमीज रह गई है, कमीज सी ली है तो कॉलर नहीं लगाया, कॉलर लगा लिया, कमीज शलवार सी ली है, बटन नहीं लगे हुए, कुछ किस इस तरह से, या प्रेस नहीं की अभी तक, पैक नहीं की, कोई ना कोई काम रहता है उसका। ऐसे प्रोडक्ट के यूनिट्स जो नामुकम्मल हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये पड़े कहाँ पे होते हैं, ये स्टोर में नहीं मिलेंगे, ये आपको फैक्ट्री के फ्लोर पे मिलेंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो लिख लें, इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, पीडी, मैं पीडी लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, अवेलेबल इन प्रोडक्शन। ये कहीं स्टोर में नहीं पड़े होते, ये फैक्ट्री की ज़मीन पे फ्लोर पे पड़े होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, समझ आ रही है। मसलन क्या था, शलवार कमीज सीने के लिए कपड़ा काटना था, कट गया, कटने के बाद सीना था सूट, वो सिल गया, सिलने के बाद उसको प्रेस करना था, प्रेसिंग नहीं हुई अभी तक उसकी, बस अब उसने प्रेस होना है और उसके बाद उसको लिफाफे में शलवार कमीज के सूट को क्या कर देना है, पैक। मैं 4 काम बता रहा हूं समझाने के लिए, कटिंग, स्टिचिंग, प्रेसिंग या फिनिशिंग, क्योंकि उस पर धागे धूगे भी लगे होते हैं, प्रेसिंग एंड फिनिशिंग, और आखिर में पैकिंग। तो मिसाल के तौर पर 2 काम तो हो गए हैं, कपड़ा कट भी गया, स्टिच होके शलवार कमीज की शक्ल भी बन गई, लेकिन अभी वो प्रेसिंग करने वाले बंदे के पास पड़ा है चुड़मुड़ हुआ। आप कस्टमर को देंगे ले जाओ, कहेगा ओ भाई इस्त्री तो कर दो, ताड़ी मेहरबानी, चुड़मुड़ है तो मैं पा ही नहीं सकता। वो बड़े अजीब तरीके से वो सिला होता है, वो हमारी आम घर की स्त्रियों से भी नहीं वो सही होता, उसमें बहुत ज़्यादा वो सलवटें और ये मसाइल होते हैं, ठीक है। तो वो प्रेस करेगा, नॉर्मली वो गैस की अलग इस्त्री होती है प्रॉपर, तो वो उससे प्रॉपर करता है। तो इस तरह बात समझ आ रही है आपको, साथ साथ आपको सैर भी करा रहा हूँ इदारों की। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है, इनकम्प्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ये किसी स्टोर में नहीं है, फैक्ट्री के किसी डिपार्टमेंट में होते हैं। ये इसमें से इनकम्प्लीट की जगह क्या लिख दो, कंप्लीट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, कंप्लीट अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी लिखना था मैंने, ऐसे यूनिट जो बिकने के लिए पड़े हुए हैं, अभी तक बिके नहीं, जो बिक गए वो इन्वेंट्री नहीं है। अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट या कंप्लीट यूनिट्स ऑफ कंप्लीट अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ये कहां पड़े होते हैं, इसके लिए अलहदा एक स्टोर रूम होता है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स वेयर हाउस। उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स वेयर हाउस। रॉ मटेरियल के स्टोर रूम को स्टोर रूम ही कहते हैं, इसके स्टोर रूम का नाम रखा जाता है, किताबी नाम है, आप इसको भी स्टोर रूम कहते हैं, कोई आपको नहीं डांटेगा कि ये क्या कर रहे हो, नहीं, इसको भी स्टोर रूम कह दो, इसको भी स्टोर रूम कह दो, इसको भी वेयर हाउस कह दो, इसको भी वेयर हाउस कह दो। लेकिन एक वैसे बोलने के लिए हमने किताबों में फिक्स किया हुआ है रॉ मटेरियल का स्टोर रूम और फिनिश गुड्स का वेयर हाउस। हालांकि बात एक ही है, दोनों रखने की जगह है, दोनों स्टोर रूम ही है। ये होता है फर्क आता है, ये होता है फैक्ट्री में,
ये फैक्ट्री के साथ नहीं होता, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम है चीज़ें बिकवाना। ये उनके कंट्रोल में होता है कि फटाफट चीज़ फड़ी तो बेच दी, ऑर्डर लाए फटाफट, फैक्ट्री से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी किताबें ज्यूम करती हैं कि ये जो फिनिश गुड्स का वेयर हाउस होता है बेटा, ये सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, जिनका काम चीज़ें फरोख्त करना है, ग्राहक को घेर के ले आना है, कंकेरमेंट समझते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है सादा अच्छी ज़बान में। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट में पड़े होते हैं। ये कहाँ पड़ा होता है? फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहीं पे होता है, ये किसी स्टोर में नहीं पड़ा होगा। ठीक है जी। तीनों तरह की इन्वेंट्रीज है, तीनों की वैल्यू निकाली जाती है, तीनों की कॉस्ट और एनआरवी चेक की जाती है। आईए में पढ़ा हो, शायद आपने नहीं भी पढ़ा है, FR1 में पढ़ लेंगे, IS2। तो इसकी भी कॉस्ट और एनआरवी निकाली जाती है, इसकी भी कॉस्ट और एनआरवी निकाली जाती है IS2 के मुताबिक, और इसकी भी कॉस्ट एनआरवी। वो बाय चांस हमारी कॉस्ट में भी है, हमारी कॉस्ट में ये ज्यादा है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, फिनिश गुड्स की, इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपने ये पढ़ी हुई है ट्रेडिंग की, जो आप आईए में पढ़ते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट एनआरवी पढ़ते हैं, और इधर आपको किस बिजनेस की कॉस्ट एनआरवी आनी है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो ये एक चैप्टर में है, चैप्टर 1 में ही है, तो लेकिन अभी हम वो पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैंने बता दिया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे सब्जेक्ट का फोकस है। और क्या फोकस है? चौथे नंबर पे प्रॉफिट कैलकुलेशन। चौथा हमारे सब्जेक्ट का क्या मकसद है? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा क्या है, क्या मैं बता रहा था बच्चों? प्रॉफिट, हमारे सब्जेक्ट का मकसद प्रॉफिट कैलकुलेशन भी है। अब बच्चे कहते हैं प्रॉफिट तो हम सर उसमें भी निकालते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी, FR1 में भी और FR2 में भी। तो एक तो बात यह है कि वहां आप निकालते हैं ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट, यहां किसका निकालेंगे? पहला फर्क आ गया, ट्रेडिंग बिजनेस की बजाय किसका निकालना है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक प्रोडक्ट नहीं होती, बहुत रेंज होती है। अच्छा, पहला फर्क ये आ गया। दूसरा फर्क क्या है? यहाँ एक यूनिट का प्रॉफिट भी निकाला जाता है, वहाँ नहीं निकालते, वहाँ पूरे बिजनेस का इकट्ठा ही प्रॉफिट है। यहाँ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, कस्टमर वाइज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लोकल सेल का प्रॉफिट अलहदा निकालेंगे, एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट कहते हैं जो पाकिस्तान से बाहर चीज़ें बेच रहे हो, अब्रॉड कस्टमर को बेच रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट सेल। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कौन कौन सा प्रॉफिट हमारा सब्जेक्ट सिखाता है। FR ये नहीं सिखाती है, FR सिर्फ ये सिखाती है पूरे बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी लो और पूरे बिजनेस का एक इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकाल के दिखा दो शेयर होल्डर को। हमारा सब्जेक्ट कहता है नहीं, मैनेजमेंट जिस तरह का प्रॉफिट मांगती है सारे निकाल के दिखाओ। हमारे इदारे की मैनेजमेंट थोड़ी खपती होती है, सेठ को साथ हमने काम करना है CA के बाद, तो सेठ कहता है यार मेरी बेडशीट्स, मियां मंशा की बेडशीट का काम है, लोकल बेडशीट जितनी बिक रही है ना उनका प्रॉफिट अलहदा दिखाओ मुझे, इंटरनेशनली जो मेरी बेडशीट जा रही है ना उनका प्रॉफिट अलहदा दिखाओ। इसका मतलब है उसने बेडशीट एक प्रोडक्ट है लेकिन उसको 200 में तोड़ा दिया ना प्रॉफिट। फिर वो कहता है अच्छा जो लोकल है बेडशीट्स उनमें लाहौर में कितनी बिक रही हैं, इस्लामाबाद में कितनी बेडशीट्स बिक रही हैं, उसके हिसाब से हर एक का प्रॉफिट अलहदा बताओ। आप कहते हैं अच्छा सर जी और डिटेल चाहिए, तो वो आप उसे ये नहीं कह सकते सेठ साहब इतनी तनख्वाह तो देंगे ही नहीं जितना काम कराने, क्या आप अंदर से यही रहे होते हैं? जी बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें पूरे इदारे का प्रॉफिट भी निकालते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी। वो तो सेठ साहब वाली तो मिसाल है, वो बात टूट गई तो गई। समरी क्या है? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, रीजन वाइज भी निकाल सकते हैं, सिटी वाइज भी निकाल सकते हैं जी, कस्टमर वाइज भी निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे मांगेगा ना आपका बॉस या आपका ऑनर, आप उसको उस तरह प्रॉफिट निकाल के दिखा देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है जो ये कहता है कि प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन पर यूनिट बेसिस, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, रीजन वाइज, कस्टमर वाइज, हैं, ब्रांच वाइज, सर्विस
कि जो जूतों वाली दुकानें हैं वो ब्रांच वाइज प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। इवन बैंक में भी ब्रांचें होती हैं, ब्रांच वाइज प्रॉफिट भी निकल सकता है। बैंकों में ब्रांचेज होती है ना, हर ब्रांच का अलग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, बैंकों में तो होता है। और ये बैंकों में जो ब्रांच वाइज प्रॉफिट निकालते हैं, आल्दो बैंक मैन्युफैक्चरिंग इदारा नहीं है, लेकिन डिटेल से कैलकुलेट किया जाता है। उनको तो स्टेट बैंक भी पकड़ता है कि भाई किधर क्या कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाए जी, क्या है जी, मैं ज़रा देखें क्या मैंने आपको ये बातें बता दी हैं। मैं अभी नोट्स पहली दफ़ा देखने लगा हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना, हाँ ठीक है। दूसरे नंबर पर सेल प्राइस निकालना, ठीक है। तीसरे नंबर पर इन्वेंट्री की वैल्यूशन, ठीक है। चौथे नंबर पर प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग। पांचवा मकसद क्या है, हमारे सब्जेक्ट का जो कोर है यानी निचोड़ है, जहां आके आप अपना तमाम नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, वो ये है डिसीजन मेकिंग। तो हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने के ये मकासद हैं। रियल लाइफ के लिए बता रहा हूँ, पेपर के लिए तो लाजमी मजबूरी है। रियल लाइफ में ये सारे मकासद आप इससे पूरे करेंगे। पर्पस के बाद आगे आ जाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और सीएमए में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और सीएमए में क्या डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस क्यों बता रही है, पेपर में आने नहीं, बस मैं आपकी मेंटालिटी को थोड़ा सीधा पधरा कर रहा हूं, क्योंकि आपकी उम्मीद बड़ी होती है। सबसे पहली उम्मीद क्या होती है, हर सवाल पिछले की तरह होगा। ये नहीं होता, ये इंट्रो टू अकाउंटिंग में होता है, FR1 में भी हो सकता है, FR2 में भी हो सकता है, यहां नहीं। हर सवाल पिछले सवाल से 60 to 70% तो सेम होगा, लेकिन 20 to 30% उसमें क्या होंगी, नई बातें, कोई नया पॉइंट। और जो बच्चा ये उम्मीद लगा के बैठ जाएगा FR की तरह, सर हमारे वहाँ सर तो कराते थे, तो वो 2 सवाल कराते थे, बाकी 6 हम खुद कर लेते थे। तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे भी 6 करेंगे, लेकिन वो 6 मुकम्मल नहीं होंगे। आप उन 6 का 70 to 60% पोर्शन कर सकते हैं, बाकी उसके बाकी के लिए आप मेरे मोहताज हैं, या किसी भी टीचर के, या इवन अपने दोस्त के। हो सकता है कि आपके दोस्त ने थोड़ा सा आपसे ज़्यादा कर लिया हो। समझ आने की बात है, सवाल पढ़ने की बात है कि आपने सवाल पढ़ के पिक किया कि नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये आपने इससे उम्मीदें गलत नहीं लगा लेनी कि लो जी, हाँ आहिस्ता आहिस्ता ये आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं बताऊंगा तो आप में से शुरू में कुछ लोगों को ये मसला आता है, ख़ास तौर पर कैफ 1 2 3 टैक्स में तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बार बार एक ही सैलरी इनकम आनी है, वही सब कुछ आना है। वो टैक्स असल में आपकी आदत ख़राब कर देता है कि आपकी जो उम्मीदें हैं ना वो बन जाती हैं कैफ 1 से भी वही, कैफ 2 से भी, और आप समझते हैं शायद कैफ 3 भी वैसा ही होगा। इन तीनों में से कैफ 1 2 3 में से जो कैफ 3 है ना, उसी में सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। हाँ 2 भी कुछ लोगों को तंग करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कैफ 2 जो टैक्स है वो तो सीधा सीधा रट्टा है। अच्छा जी, आजे ज़रा, क्या डिफरेंसेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने पढ़ी है पहले, और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है यूजर्स का। पहला डिफरेंस किस चीज का है, कौन आपकी बनाई हुई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। आप अकाउंटेंट हैं, आपने कुछ ना कुछ बनाना है, रिपोर्टें शिपोर्टें, तो आपकी बनाई हुई इंफॉर्मेशन कौन यूज करेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो यूजर होते हैं वो ज्यादातर एक्सटर्नल टू इदारा होते हैं। कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर। बैंक से कर्जा लेना है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो, ये लो भाईजान देख लो और हमें कर्जा दे दो। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है, शेयर होल्डर ने पैसे लगाने हैं आपकी कंपनी में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं वो किन के लिए बनाते हैं, एक्सटर्नल यूजर। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सीक्रेट अकाउंटिंग है, ये हम सिर्फ एक ही यूजर के लिए करते हैं, और वो मैनेजमेंट है कंपनी की। मैनेजमेंट, शेयर होल्डर को ये नहीं दिखाए जाते, सीक्रेट होती है ये अकाउंटिंग। समझ आ रहा है, रट्टा नहीं लगाने बैठ जाना इसको, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए की जाती है, इदारे से जो बाहर हैं, और ये इदारे के अंदर जो मैनेजमेंट है ये आपने उसके लिए करनी है, ठीक है। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट, हाँ जी, लॉ कौन सी अकाउंटिंग की पाबंदी लगाता है कि ये जरूर करनी है, हाँ ये कंपलसरी है फॉर एवरी कंपनी
चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, लीगली रिक्वायर्ड है। कंपनी लॉ के तहत ये लीगल कंपल्शन है, कंपल्सरी है या मैंडेटरी है। और ये नो लीगल रिक्वायरमेंट, हर इदारे ने अपनी मर्जी से करना ही है कि नहीं करनी। उसके अलावा अगला फ़र्क है, रिपोर्ट्स जो बनेंगी क्या वो पब्लिश होंगी मार्केट में, कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड होंगी? तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, क्या बनती हैं? ये पब्लिश होती हैं, ज़रूर की जाती हैं। इसमें जो भी रिपोर्ट्स बनेंगी उनको पब्लिश किया जाएगा। और मैंने ये कहा था ये सीक्रेट होती है, नो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ड्यू टू सीक्रेसी एलिमेंट। कोई पब्लिश करने नहीं, छुपा छुपा के रखनी है। हमारे इदारे के अंदर भी सबको नहीं दिखानी। जो मैनेजर सिर्फ ताल्लुक वाला है ना, जिसके साथ आपका बनता है ताल्लुक, उसको दिखानी है, हर किसी को ये रिपोर्ट नहीं दिखानी जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 2003-04 से पहले इस नाम से स्टैंडर्ड आते थे। 2003-04 के बाद आजकल जो नाम चल रहा है IFRS चल रहा है, नाम चेंज हो गया बस, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। 2003-04 से पहले इस नाम से स्टैंडर्ड बनते थे, आज इस नाम से बनते हैं। इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे मर्जी बनाओ। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मकसद है इसका? अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना ली ना सही, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद पूरा हो गया। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मकसद क्या है? मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लानिंग, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए आपने उसको इंफॉर्मेशन बना के देनी है। तो प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजेरियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल। पैसे बचाने पे जब जाती है ना मैनेजमेंट, तो आपसे कहती है यार को बना के दे डिटेल, जरा पैसे बचाने हैं। उसको कॉस्ट कंट्रोल या खाली कंट्रोल कहते हैं। DM का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग। आपने मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन बना के देनी है। मैनेजेरियल का मतलब है मैनेजमेंट चाहती है कि मुस्तकबिल की प्लानिंग करे, खर्चे कंट्रोल करे और क्या करे? डिसीजन मेकिंग। ये 3 काम करने होते हैं उन्होंने आपकी बनाई हुई इंफॉर्मेशन से। प्लानिंग का मतलब है बजट्स बनाते हैं, एस्टिमेट्स। अगला, हाँ जी, इसका फोकस, इसका जो फोकस है, पूरा इदारा है, फोकस होल एंटिटी, इसका फोकस है। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो पूरे इदारे की अकाउंटिंग कर रहा होता है, बहुत माइन्यूट लेवल पे नहीं जाता। और इसका फोकस जो है होल एंटिटी भी है, इंडिविजुअल कस्टमर भी है। अगर आप कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी है, इंडिविजुअल सिटी भी है, इंडिविजुअल कंट्री भी है। ठीक है, और एक यूनिट भी है। एक यूनिट की अकाउंटिंग भी होती है इसमें, 1 यूनिट भी है। अगला है रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी। साल में कितनी दफा रिपोर्ट्स बननी है? हाँ जी, साल में कितनी दफा रिपोर्ट्स बननी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी दफा साल में पब्लिश होनी है?
तो नॉर्मली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो ईयरली होती है, अकाउंटिंग पीरियड उसमें ईयरली होता है जी। फॉर द ईयर की बनाते हैं ज़्यादातर, क्या बनाते हैं फॉर द, ये इसमें कुछ रिपोर्ट्स डेली बनती हैं, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बनती हैं फैक्ट्री में, कुछ रिपोर्ट्स वीकली बनती हैं, मुलाजमों की तनख्वाह जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हफ्ते के हफ्ते उन्हें पैसे दे के कहते हैं जो करो यशी, कुछ मंथली बनती हैं। ज़्यादातर वैसे इसमें कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स मंथली होती हैं, डेली वीकली और मंथली, क्योंकि डिटेल ज़्यादा है ना इसीलिए। उसके बाद टाइम फ्रेम, आखिरी बात लिख रहा हूँ, वैसे तो ये ना ख़त्म होने वाली बातें हैं। टाइम डायमेंशन या टाइम फ्रेम, यहाँ पे जो डाटा इस्तेमाल होता है वो सारा माजी का होता है, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें सारा जो डाटा होता है वो किस टाइम फ्रेम का होता है। फर्नीचर परचेज्ड लिखा होता था अकाउंटिंग में, वो परचेज हो गया है तो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। फर्नीचर विल बी परचेज से अकाउंटिंग नहीं होनी, इसमें जब तक परचेज किया नहीं ना अकाउंटेंट ने कुछ नहीं करना। और इधर सीएमए में हिस्टोरिकल डाटा भी होता है और इसमें फ्यूचर का भी डाटा एस्टिमेट लाजमी किया जाता है। अगले महीने की प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाएंगे, किस किस वर्कर का ओवर टाइम चाहिए होगा, समझ आ रही है। पैसों की शॉर्टेज है तो कहाँ कहाँ से पूरी करनी है, इसमें फ्यूचर की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका काम स्मूथली हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है। आपने अपने पेपर की प्लानिंग की है तो आप आज यहाँ बैठे हुए हैं कि यार मैंने 3 माह बाद 4 माह बाद 6 माह बाद जब पेपर देना है तो मुझे पेपर में कम से कम मुश्किल आए, तभी आप आज बैठे हुए हैं, नहीं तो अभी तो पेपर दूर है। कोई नहीं, रेस्ट करो, अय्याशी करो, मरी शरी जाओ, घूमो फिरो। आपने असल में प्लानिंग की है कि मैं इतने अरसे में ये करूँगा मुकम्मल, फिर रिवीजन करूँगा, टेस्ट दूंगा, ये करूँगा, तो फिर मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं आई कैप के पेपर को अटेम्प्ट कर सकूँ। तो ये फ्यूचर की प्लानिंग करके आप यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे ही इदारा भी प्लानिंग करता है, हमने कब नई प्रोडक्ट लानी है, कब पुरानी प्रोडक्ट को बंद कर देना है, कब वर्कर से संडे को काम कराना है, कब वर्कर को ओवर टाइम, या आपको पता है फैक्ट्री में कितनी शिफ्टों में काम होता है। हेलो, कोई कहता है 2, कोई कहता है 3। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, और एक शिफ्ट 8 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती। तो कोई भी फैक्ट्री मैक्सिमम 3 शिफ्टों में काम कर सकती है अगर वो राउंड द क्लॉक ऑपरेट करे। नॉर्मली अगर हमारे सवालों में ना बताया तो हम एज्यूम करते हैं एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है, तो बास कंपनी में तीनों शिफ्टों में काम होता है, 3 से ज़्यादा शिफ्टें नहीं होती। बास कंपनी में 2 में भी होता है, तो कम से कम 1 शिफ्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 शिफ्टें। 24 घंटे से ऊपर है ही नहीं, इसीलिए 3 से ज़्यादा शिफ्टें पॉसिबल नहीं है। तो ये प्लानिंग 2 शिफ्टों में काम हो रहा है, यार तीसरी शिफ्ट ना शुरू कर दें। तो अगर आपको अमेरिका से एक अच्छा ऑर्डर आया है और आपको लगता है 2 शिफ्टों में भी मैनेजेबल नहीं है तो करवा लो तीसरी। ये फैसला कौन करेगा? ये हमारी अकाउंटिंग बताएगी। सर जी तीसरी शिफ्ट में काम कराया ना तो बंदे नए रखने पड़ेंगे। और कहता है नहीं नहीं पुरानों से कराएंगे। और सर जी बाल बच्चेदार आदमी हैं, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, और यार नहीं पैसे ज़्यादा दे देंगे। ओवर टाइम में हम जो सुबह पैसे देते हैं ना वर्कर को, हम जब ओवर टाइम कराएंगे तीसरी शिफ्ट में कराएंगे, सबको पाबंदी नहीं लगाएंगे, बस हम ये कह देंगे तीसरी शिफ्ट का जो रेट है वो डबल है। जो बंदा सुबह वाली पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट में काम करने के साथ साथ शाम और तीसरी शिफ्ट में करना चाहता है, आज़ाद है, वो आए, लेकिन उसका जो रेट होगा वो डबल या ट्रिपल होगा। यानी अगर सुबह 500 रुपये पर घंटा ले रहा है ना, तो तीसरी शिफ्ट में काम करने का 1500 रुपये पर घंटा दे के इस तरह इदारा लालच देता है। तो पैसे आ गए ना तो कॉस्ट आ गई तो इदारा। तो ये फ्यूचर का डाटा होता है इसमें। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है हमारे सब्जेक्ट का टेम्परामेंट क्या है, इसमें माजी का डाटा भी होगा, फ्यूचर का डाटा भी होगा। अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए की जाएगी, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी नहीं है अकाउंटिंग करने का। मकसद के हिसाब से जैसी चाहिए करो, इसीलिए सवाल का भी कोई फॉर्मेट नहीं होता। मैं लेकिन फॉर्मेट से कराऊंगा, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है फॉर्मेट के बगैर सवाल करना, मैं समझा ही नहीं पाता बच्चों को।
जब मैं फॉर्मेट से कराता हूँ फिर बच्चे मेरे अगेंस्ट घर से कुछ कराते हैं बच्चे, तो और अगर ना कराऊं तो फिर वो जो 2 4 5 10 15 20% करने वाले वो भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं सर जी समझ ही कुछ नहीं आया, आपने ही कराना है। फिर वो मुझे हर सवाल खुद कराना पड़ता है, इसीलिए फिर फॉर्मेट्स मैंने फिक्स किए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन होगी सीक्रेट होगी, मैनेजमेंट के लिए होगी, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग के लिए होगी। पूरे इदारे के साथ साथ इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अकाउंटिंग भी हो सकती है, कस्टमर की भी, सिटी वाइज भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ जो रिपोर्ट्स बनेंगी कुछ डेली रिपोर्ट्स होंगी, कुछ वीकली होंगी और कुछ मंथली होंगी, ठीक है। माजी का डाटा भी होगा और फ्यूचर का डाटा भी होगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट का टेम्परामेंट है। आपको जो वास्ता पड़ेगा वो इससे पड़ेगा ज़्यादा, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो सवाल कहीं से भी शुरू कर लो, जवाब आ जाएगा, बस टाइम ज़ाया हो जाएगा। मतलब जो सवाल 20 मिनट में होना चाहिए आप उस सवाल को कितने मिनट में करेंगे? 35 मिनट, 40 मिनट, कई बच्चे 50 मिनट में करेंगे। और जो बच्चे फॉर्मेट के तहत सवाल पढ़ के तरतीब से करेंगे वो चलो 20 में करने की बजाय 25-30 मिनट में, टाइम ज़्यादा ही लगना है आपका, लेकिन कितना ज़्यादा लगना है ये मसला है। आगे आ जाए जी, अगली बात, सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है। आखिरी बात आज के लेक्चर की, सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज की आखिरी बात, आज के लेक्चर की आखिरी बात। बस हमारे पास कितना टाइम पड़ा है अभी? 25 मिनट है, हाँ हो जाएगा। अच्छा जी, आज की आखिरी बात करने लगे हैं। सब बच्चे लिखना छोड़ दें जरा। सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ जी बताएं जी भाईजान, आप जरा भाईजान, सेल प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस कैलकुलेट होती है कॉस्ट, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सब मानते हैं? किसी को एतराज तो नहीं है? QM में या QT में ऐसे ही पढ़ा था कि सेल प्राइस कॉस्ट पर टोटल में निकाल लो या पर यूनिट पे निकाल लो, वो बहस अब अलग है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा जी, एक बिजनेस है कौन सा? ट्रेडिंग। और एक बिजनेस कौन सा है? अभी लिखना नहीं, साथ साथ कोई बच्चा लिखता पाया गया उसको व्हाइट बोर्ड पे बुला लेना है, बच्चा या बच्ची, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं नहीं मानता, मेरे लिए सब बराबर बच्चे हैं जी जनाब। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, जितनी खिंचाई एक लड़के की होती है उतनी नहीं तो चलो उसका 80%, खवातीन भी उस जुमरे में आती हैं क्योंकि बच्चे यहाँ स्टूडेंट हैं। तो ट्रेडिंग और दूसरा क्या है? हाँ, लड़कों को संशोधन पड़ जाता है, लड़कियां उससे एग्जाम्प्ट है। तो ट्रेडिंग और दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा बेटा, ट्रेडिंग बिजनेस की जो ये कॉस्ट है, बताओ बेटा, ट्रेडिंग बिजनेस में आपने कौन कौन सी कॉस्ट इसमें ली हुई है? बताओ। नहीं, एक मिनट आ जाए, इन्हें बता लेने दे, कौन कौन सी कॉस्ट इसमें लेंगे। यानी ट्रेडिंग बिजनेस जब अपनी ये प्राइस निकालता है तो कौन कौन से खर्चे जमा करता है, उनके मेन नाम बताओ। बोलना नहीं जी, बोलना नहीं, दिमाग में सोचें, जबान पे कंट्रोल प्लीज। स्टोरेज कॉस्ट, अच्छा, और कैरेज कॉस्ट हो गया, अच्छा, और मार्केटिंग, और सेलिंग कॉस्ट, और खरीदने की कहाँ गई? स्टोरेज तो करा दिया, खरीदा क्या? खरीदा क्या भाई आपने? स्टोर तो कराया, क्या स्टोर कराया है? हाँ, परचेज कॉस्ट, परचेज में ही कैरेज आ जाता है। तो मेनली बेटा यहाँ पे 3 मेन कॉस्ट हैं, 3, बाकी वैसे बहुत ज्यादा है, 3 मेन हेडिंग्स हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की जो कॉस्ट है उसको 3 मेन हेड्स में तोड़ा जाता है। कौन सी 3 मेन कॉस्ट है? परचेज कॉस्ट, अब इसको निकालने का अपना फॉर्मूला है, लेकिन मेरा स्कोप ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। फिर एक होती है सेलिंग एंड या सेलिंग मार्केटिंग, ये दोनों ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये शायद आपने नहीं बताई, कारोबार को स्मूथली चलाने के लिए बंदे रखे होते हैं,
उनको फ्री तो नहीं काम कराना, तनख्वाहें देनी है। अकाउंटेंट रखा है तो उसकी भी तनख्वाह होगी। ठीक है जी बेटा। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट, या मैं इसको कह देता होता हूँ अदर जितनी भी कॉस्ट हैं, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, या बल्कि लिख ही लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, जो भी इसके अलावा होंगी छोटी मोटी मिसलेनियस। चलें, 4 है, लेकिन मैं वैसे इन 3 की गिर्द घूमता रहता हूँ बार बार। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना जी जनाब, क्या बना फॉर्मूला? ऊपर वाले फॉर्मूले को ज़रा अमेंड करें। क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला क्या बना? सेल प्राइस इज इक्वल टू, सेल प्राइस इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस एडमिन कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट आ गई, प्लस क्या आ गया? प्रॉफिट। जी एक बार टैक्स का बता दें। क्या बताना है टैक्स का? जो पे करेंगे वो हम टैक्स कौन सा टैक्स बेटा? ये टैक्स के भी नाम है ना कई, कौन सा टैक्स? किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स। कौन पे कर रहा है? एंटिटी पे कर रही है। सेल्स टैक्स एक रिफंडेबल टैक्स होता है। सेल टैक्स एक, और रिफंडेबल टैक्स को ना इनकम बनाते हैं ना एक्सपेंस, डू नथिंग, डू नथिंग, कहीं नहीं आएगा। सारी रकमें एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स हैं, सारी रकमें, समझ आ रही है? बाकी आगे फिर वो टैक्स में जाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड है। मैं अभी वो आपने से कहीं टैक्स ही नहीं पढ़ा, आपको क्या पता कि वो किस बीमारी का नाम है, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड? तो बस छोड़े। सेल टैक्स इज अ रिफंडेबल टैक्स, और कोई भी चीज जो रिफंडेबल होगी ना वो इनकम है ना वो एक्सपेंस है बेटा। ठीक है, तो ये जो आपके टैक्सेस कभी भी आपने पढ़े हैं ना, कोई भी टैक्स ऐड किया है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राय ड्यूटी एंड सो, पता नहीं कौन कौन सी ड्यूटियां जमा की थी आपने परचेज कॉस्ट के अंदर, वो उसके अंदर होती हैं ड्यूटियां शूटियां, तो वो आपने असल में सारी वो टैक्सेस जमा किए हुए हैं जो नॉन रिफंडेबल थे। इदारे ने दे दिए तो पैसे लग गए, वापस नहीं मिलने। सेल टैक्स किसी भी बिजनेसमैन के लिए रिफंडेबल टैक्स है। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले किसी से, तो बिजनेसमैन इज अ मिडल मैन फॉर सेल्स टैक्स। तो अभी आपको सेल टैक्स का सारा मैकेनिज्म कैफ 2 में पढ़ लेंगे। जो टीचर अगर पढ़ा हुआ है किसी ने पहले, तो उसमें आप परचेज के वक्त पे कर देते हैं और सेल करते हुए ग्राहक से पैसे वसूल कर लेते हैं, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाता। ठीक है, उसका इनकम टैक्स का बता दें। क्या बताना है? वही कि वो इसमें किधर आएगा? वो नहीं आएगा इसमें कहीं पे, इनकम टैक्स नहीं आएगा जी। और बताएं जी, कोई सवाल हो? चलें जी आगे, पता लग रहा है? तो आपने इसका मतलब है वो वाले फॉर्मूले को, ये उसकी एक्सपेंडेड शक्ल है। सेल प्राइस इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस सेलिंग मार्केटिंग प्लस एडमिन प्लस फाइनेंस कॉस्ट, और आखिर में क्या आ गया? प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसे ही डीटो कॉपी कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। ये परचेज कॉस्ट प्रोडक्ट की है खरीदने, ये क्या चीज खरीदी है? प्रोडक्ट। ये परचेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और यहां प्रोडक्ट खरीदी नहीं जाती, यहां प्रोडक्ट बनाई जाती है। यहां प्रोडक्ट बनाई, वहां रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, तो उसको अलहदा रखते हैं। तो आप बिल्कुल इसकी डीटो कॉपी यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनेगा वो ये होगा। क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो ये परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, उसकी जगह फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। क्या आएगी? यहां प्रोडक्ट खरीद के बेची जाती है, यहां प्रोडक्ट बना के बेची जाती है। तो जहां जहां परचेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आती थी, वहां वहां क्या आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। वहां आप लिखते थे ना कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। यहां पे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ। पढ़ा हुआ था ये, याद है कभी किसी को?
तो जो परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, बाकी छापा है, मक्खी पे मक्खी मारनी है, क्या है, सेलिंग, मार्केटिंग और क्या है जी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद कौन सी कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट, इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट या कोई भी अदर कॉस्ट जो भी है। तो इसकी एक्सपेंडेड इक्वेशन क्या बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक्सपेंडेड इक्वेशन क्या बनेगी, तो वो बन जाएगी सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस सेलिंग एंड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है प्लस एडमिन कॉस्ट, कारोबार को स्मूथली चलाने के लिए जो भी मैनेजरियल स्टाफ के खर्चे होते हैं, एडमिन कॉस्ट के बाद फाइनेंस कॉस्ट। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि ये क्या होती है, ये क्या होती है, तो मैं बताने लगा हूँ दोबारा। और इसके बाद आगे क्या ऐड करना है, प्रॉफिट। जिनको ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या होती है तो सुन लें, दोनों बिजनेसेस में सेलिंग कॉस्ट सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे होते हैं, जिसका काम होता है सेल को प्रमोट करना, कस्टमर को फंसाना एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कस्टमर आ गया है, उसका ऑर्डर पैक करना और उसको डिलीवर करना, पाएँ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ आ जाती है। इनका काम है कस्टमर या सेल को रिसीव करके उसको कंप्लीट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, इन्फॉर्म करना, ऑर्डर वसूल करना, प्रोडक्ट को पैक करना और उसको क्या कर देना, डिलीवर कर देना। ये सारा काम किसका है, यानी जो सेल वाली ट्रांजैक्शन है ना, उसको अलिफ से लेकर ये तक सेल की सारी काम करना इनका है। एडमिनिस्ट्रेशन वालों का काम सेल नहीं है, इनका काम है स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कारोबार को स्मूथली चलाना। कब फैक्ट्री खुलनी है, कब बंद होनी है, कब छुट्टी देनी है, कब लाना है, कब क्या करना है, कितनी शिफ्टें काम करानी है, मीटिंगें शीटिंगें करना, ये सारा काम जो मैनेजरियल स्टाफ करता है, ये खर्चे किस में आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, सारे इंटरेस्ट, हर किस्म के सूद, कर्जों पे जो सूद है, इसमें सारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं। बल्कि इधर नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में डिटेल बताता हूँ। ये सारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस आते हैं, फिर आप लिख लीजिएगा। इनका ताल्लुक है तमाम मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट के जितने भी कारोबार को मैनेज करने के एक्सपेंस हैं, इसमें सारे सेल्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंस आते हैं, या इसको आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस आते हैं। इसमें सारे फैक्ट्री के एक्सपेंस आते हैं। कहाँ के एक्सपेंस आते हैं, जहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को। तो सारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये आ जाएगा सेल प्राइस। बात समझ आ रही है। अगली बात, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है फैक्ट्री की, इसको और तोड़ना है, इसको और तोड़ना है। बताओ बेटी, प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, आईए में पढ़े हुए हैं, बोलना नहीं बाकियों ने। प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, याद है? परेशान नहीं होना, पता है ठीक है, अगर नहीं पता को सर नहीं याद, नहीं याद जी बेटी। प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं बेटी जी? प्रोडक्शन, हाँ 3 एलिमेंट्स है। गुड, शाबाश, छा गई हो, चीटी लगी हो। 3 एलिमेंट्स हैं, गुड, हाँ अच्छी बात है, याद है। तो 3 एलिमेंट्स हैं फैक्ट्री में। जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उनको 3 बड़ी हेडिंग में तोड़ते हैं, यानी वो 3 रकमें जमा करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और बाकी छोटे 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 सारे खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एक्सपेंस, ये पढ़े हैं आइए में शायद। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और
फैक्ट्री ओवरहेड, बल्कि मटेरियल की जगह हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में क्या आता है? फैक्ट्री स्टाफ की तनख्वाहें। फैक्ट्री में काम करने वाला जो स्वीपर है, फैक्ट्री में जो काम करने वाला स्वीपर है, उसकी तनख्वाह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है। लेबर कॉस्ट में आती है तनख्वाहें। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बाकी सारी जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट हैं, वो किस में आ जाएंगे? ओवरहेड्स में। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक फड्डा निकल आया बीच में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। कितने? डायरेक्ट मटेरियल तो कोई इनडायरेक्ट भी होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो इनडायरेक्ट भी होगी, वो सब कुछ हमने उसमें फेंक दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कल बताएंगे इनकी डिटेल, अभी फिलहाल ये याद रखने हैं। 3 एलिमेंट्स हैं। कितने? डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, आपको ये पता भी था, लेकिन ये नाम आपने शायद पहली दफा सुना है कि सर ने जो सवाल पुट किया है, वो सवाल शायद ऑडिट फॉर्म वाले भी पूछे आपसे इंटरव्यू में। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ, या एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट बताओ। प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, IUN उड़ा के। प्रोडक्शन कॉस्ट को तो वो पूछ लेते हैं, बेटा एलिमेंट्स ऑफ बताओ, आपने कॉस्ट पढ़ी है, एलिमेंट्स बताओ। वो सवाल पता आपको होता है, लेकिन वो सवाल पुट जो किया गया है वो इस तरह किया गया, शायद वैसे आपने कभी सुना ही ना हो। तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। कितने? 3। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड में सारे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब ये डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है कल बताएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा ये तीनों जमा करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों जमा करोगे तो क्या आ जाएगी? बहुत बेसिक लेवल कर रहे हैं अभी, आगे जाके इसने फैलना। और प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, फाइनेंस सब कुछ जमा करोगे, प्लस प्रॉफिट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? तो लो जी, और एक्सपेंडेड इक्वेशन क्या बनेगी? अब और एक्सपेंडेड इक्वेशन बनेगी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो सेल प्राइस है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो सेल प्राइस है, उसमें होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH, ये आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट, ये आ गई टोटल कॉस्ट, प्लस ये आ जाएगी सेल प्राइस। ले जी, ये देख लें, ये आपने सब पढ़ा है बस, लेकिन आप सेल प्राइस तक पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों को जमा करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट होता है। पहले प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट निकलती है, फिर सेलिंग, मार्केटिंग ये ऐड करके टोटल कॉस्ट आती है, फिर प्रॉफिट ऐड करके प्रोडक्ट की क्या आ जाती है? सेल प्राइस। बस लिखें, लेक्चर कंप्लीटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको फर्दर बात करेंगे, और नोट्स में आपको दे रहा हूं तो इसको पढ़ाइएगा जी। ओके जी, लेक्चर मेरी तरफ से मुकम्मल है। सॉरी, ये बच्चे ने एक सवाल पूछ लिया है। हाँ जी, लिखना छोड़ दो सारे बच्चे लिखना छोड़ दो, आपकी मेहरबानी। इन्होंने सवाल पूछा है, प्रोडक्शन कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम का लफ्ज़ निकला है प्राइमरी से, और प्राइमरी एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो बेटा ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, इनको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये दोनों मिलके बनती हैं प्राइम कॉस्ट। ये मैंने कल बताना था, आपने आज ही पूछ लिया है। और ये जो लेबर और FOH है, इन दोनों को बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट मींस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का सम कर दो तो वो प्राइम या प्राइमरी कॉस्ट है, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट, इसको कहते हैं, तीनों को नहीं कहते। पता लग गया? और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अब आप लेक्चर एंड है।